नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जीएसटी परिषद की आज 41वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वहीं गैर भाजपा शासित राज्य माल एवं सेवा कर लागू करने के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए एकजुट है। ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक हंगामेदार हो सकती है। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र को जीएसटी में राजस्व की कमी को देखते हुए राज्यों को मुआवजा देना चाहिए। जीएसटी नेटवर्क के मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र राज्यों को मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, इसके बावजूद नैतिक रूप से ऐसा करना चाहिए। मोदी ने कहा कि केंद्र को या तो बाजार से खुद उधार लेना चाहिए या राज्यों की ओर से गारंटर बनना चाहिए ताकि वे ऋण ले सकें। केंद्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मसौदा नीति तैयार की है। इसमें पंजीकृत हर व्यक्ति को एक मुफ्त हेल्थ आईडी मिलेगी, जिसकी मदद से वो अपनी पूरी जानकारी पर नियंत्रण कर सकेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एनडीएचएम की घोषणा की थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत 70 एकड़ भूमि का प्लान तैयार होने के बाद भी अभी 9 प्रकार की एनओसी पर काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शे के साथ सभी तरह की एनओसी दाखिल की जाएगी। नक्शा पास होने के बाद ही मंदिर की नींव की खुदाई का काम शुरू होगा। देश विदेश के विश्वविद्यालय के 150 शिक्षकों ने नीट जेईई परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में और देरी हुई तो स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ होगा। पत्र में लिखा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जेईई और नीट की परीक्षा पर मचे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी है। आयोग ने कहा कि पीसीएस मेंस की परीक्षा 22 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पीसीएस प्री परीक्षा का रिजल्ट फरवरी 2020 में घोषित किया गया था। इसकी मेंस की परीक्षा मई में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते टल गई थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य से पार्टी के सभी सांसदों की शनिवार को बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि राज्य में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की जनता को संबोधित कर चुके हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना कि लद्दाख की स्थिति 1962 के बाद से सबसे गंभीर स्थिति में है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की जान गई है। एलएसी पर भारत और चीन की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। हमले को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भतीजे मोहम्मद उमर फारूक के पाकिस्तान स्थित बैंक खाते में 10 लाख रुपए डाले गए थे। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अबू यूसुफ से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में यूसुफ ने बताया कि दिल्ली में तबाही मचाने के बाद यूपी में अलग अलग हमले करने थे। इसके लिए दिल्ली में अबू यूसुफ और यूपी में एक अन्य को जिम्मेदारी दी गई थी। यूसुफ को एक विशेष जैकेट तैयार करने के लिए कहा गया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिया मेरे बेटे सुशांत राजपूत की गुनहगार है। आपको बता दें कि कल ही सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा था कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के हाथों सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग दिए जाने की आशंका है। सुशांत राजपूत के मामले में उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। पिठानी ने बताया कि सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया ने एक आईटी प्रोफेशनल से सुशांत के 8 कंप्यूटर हार्ड डिस्क नष्ट कराए थे। इसके बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। ये पूरी घटना 8 जून की हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले की केंद्र बिंदु बनी रिया चक्रवर्ती के समर्थन में स्वरा भास्कर ने बड़ा बयान दिया है। स्वरा ने कहा कि सुशांत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे हैं, उनकी जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में जिस तरह की रिया चक्रवर्ती पर बहस चल रही है, ऐसी तो बहस कसाव के मामले में भी देखने को नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन में मंत्रालय ये सुनिश्चित करें कि इन तीनों दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डों से आने या जाने वाली कोई उड़ानें न चलाई जाएं। सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। ये इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण का कदम है और संकट की घड़ी में जरूरी मदद है, इसलिए इसे देने से मना नहीं किया जा सकता।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 42 किए जाने की सिफारिश की गई है। इस समय में तेलंगाना में कुल 14 न्यायाधीश कार्यरत हैं। रेड्डी ने लिखा कि साल 2014 में जब तेलंगाना बना था तब हाईकोर्ट में कुल 24 जजों की संख्या को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रपति चुनाव के बीच चीनी कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने चीन की 24 कंपनियों को उस सूची में शामिल किया है जो चीन की सेना की मदद करती है, जिसके चलते विदेश विभाग ने इन सभी कंपनियों से जुड़े लोगों के वीजा पर पाबंदी लगा दी है। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे शकील अहमद पर मोतीलाल वोरा ने बड़ा बयान जारी किया है। वोरा ने कहा कि पिछले साल शकील अहमद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, इसके बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में शकील ने यूपीए के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत की थी, इसके बाद निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। कांग्रेस संगठन पर लिखी गई चिट्ठी पर सोनिया गांधी ने अमल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने चिट्ठी की तह तक जाने के लिए 23 सदस्यों वाली कमेटी गठित की है। कमेटी का अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को बनाया गया है। वहीं पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, गौरव गोगोई और डॉक्टर अमर सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य बनाए गए हैं। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को कमेटी से बाहर रखा गया है। भारत में कोरोना वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 75,760 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल मामलों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1023 मरीज काल के गाल में समा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी के अब तक 2,43,23,081 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,68,66,511 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक दुनिया भर में 8,28,227 लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में संक्रमण के मामले फिर से तेजी पकड़ने लगे हैं। यहाँ एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिसके तहत संक्रमण ने 40 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 16 जुलाई को दिल्ली में एक दिन में 1652 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ऐसे में इन बढ़ते नए और सक्रिय मामलों ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के टेस्ट पर स्कॉटलैंड की एक कंपनी ने बड़ा दावा किया है। कोरोना टेस्ट के लिए तुमिरा DX नाम की एक किट तैयार की गई है। इस किट से कोरोना संक्रमण होने की जांच करने पर सिर्फ 12 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। स्कॉटलैंड स्वास्थ्य सेवा ने कहा कि सरकार कोरोना के 5 लाख पाउंड टेस्ट करने जा रही है, ताकि देश के लोगों को तत्काल जांच रिपोर्ट दी जा सके। यूपी में कोरोना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव के बाद योगी सरकार ने बयान जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में ऐसे हालात नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा था, जब हमें रोजी रोटी और जीवन के बीच संतुलन बनाना होता है तो जीवन का रहना जरूरी है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, ना कि भोजन के लिए जीवन। 2 दशक से दाऊद इब्राहिम को पाल रहा पाकिस्तान अब उससे छुटकारा पाना चाहता है। मोस्ट वांटेड दाऊद को पाकिस्तान सरकार भारत को सौंपने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन सेना इसके लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले दिनों माना था कि दाऊद कराची में है, लेकिन पाक आर्मी के दबाव के बाद पाक सरकार अपने बयान से पलट गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के नाम पर लूट मचा रहे एप्पल अस्पताल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोरोना मरीज को 6 लाख का बिल दिए जाने के मामले में भंवर कुआं स्थित एप्पल अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 3 सरकारी डॉक्टरों को भी नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि बिना अनुमति के मरीज वहां इलाज के लिए कैसे पहुंचे। यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा के ईडा सिटी में बनने जा रहा है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 28 में करीब 250 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस पार्क का निर्माण यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा। इसकी DPR बनाने की जिम्मेदारी कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी को सौंपी गई है। यूपी की मऊ सदर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में बनी मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे वाली 2 इमारतों को LDA ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये इमारतें मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम दर्ज हैं। LDA ने 11 अगस्त को इमारत ढहाने का आदेश दिया था। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने पिंक सिटी को भिखारी मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस भिखारियों को प्रोफाइल तैयार कर रही है। प्रोफाइल तैयार करने के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने कहा कि पिंक सिटी में
1196 भिखारियों की प्रोफाइल तैयार की गई है। इनमें से कई भिखारी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकले हैं। पुलिस पढ़े लिखे भिखारियों को रोजगार दिलाने का प्रयास करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि राज्यों का बकाया जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को समय पर देना चाहिए। अगर केंद्र से राज्य को जीएसटी नहीं मिलेगी तो उनको अपना कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्ज लेना होगा, जो राज्य सरकार और जनता के हित में नहीं होगा। अभिनेता सलमान खान को सबक सिखाने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई को अपना डर सताने लगा है। उसे आशंका है कि हरियाणा पुलिस कानपुर के विकास दुबे की तर्ज पर उसको ठिकाने लगा सकती है। पुलिस की हिरासत में चल रहे बिश्नोई ने हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के दौरान कोई भी कदम उठा सकती है। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के संबंध में केंद्र सरकार लापरवाह बनी हुई है। इसे जल्द तैयार करने की रणनीति पर सरकार का रवैया चिंताजनक है, जिसके चलते देश में लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र ने पहले 15 अगस्त तक वैक्सीन के बाजार में आने के संकेत दिए थे। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों से आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके चलते अब दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां रोजाना कुछ पैसे के हिसाब से पेट्रोल महंगा करती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई, जिसमें कंपनी का नाम बदलकर एमपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेट्रो निर्माण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। श्रीलंका ने चीन के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का ऐलान किया है। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ ने कहा कि श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंपकर बड़ी गलती की है, जिसका अब उसको एहसास होने लगा है। इसलिए अब चीन ने फैसला किया है कि उसकी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट होगा। इसी के तहत भारत के साथ मिलकर काम करेगा। बिहार सरकार ने बिना बीएड के ही शिक्षा सेवा अधिकारी बनने का सपना देखने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार में शिक्षा सेवा अधिकारी बनने के लिए बीएड करना जरूरी नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा सेवा में जाने वाले लोगों को बीएड के साथ ही 2 साल तक कई प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। शिवसेना और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच मचे घमासान के बीच सांसद संजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। सांसद संजय ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा देने का हवाला दिया है। यादव ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र परछड़ी में शिवसेना कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके कार्य क्षेत्र में लगातार एनसीपी दखल दे रही है, इसलिए मेरे लिए शिवसेना में रहना बेकार है। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी में सियासी ड्रामा जारी है। पार्टी में रामा सिंह की एंट्री के मामले में घमासान मचा है। रामा सिंह की पार्टी में एंट्री को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने रघुवंश को पार्टी के भीतर समंदर में एक लोटा पानी कहकर उनकी औकात बता दी है। खुद रामा सिंह ने भी रघुवंश के खिलाफ बयान दिया है। इन घटनाओं से नाराज लालू ने तेज प्रताप को समझाने के लिए रांची बुलाया है। बिहार के कटिहार रेलवे पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। रेल पुलिस ने छापेमारी कर 14 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराते हुए 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस सहायक निरीक्षक किशोर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए सभी बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। 2022 तक FSSAI खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक नियम लाएगा। संस्था के CEO अरुण सिंघल ने ये जानकारी दी है। 2021 तक वसा की सीमा 3% की जाएगी। उसके बाद 2022 तक 2% तक करने की अधिसूचना प्रक्रिया के अधीन है। मौजूदा समय में किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा यानी फैट की सीमा 5% है। नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को अब बॉर्डर पर पास दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अब यूपी के शहरों से दिल्ली जाने के लिए आपके आरोग्य सेतु ऐप का ग्रीन स्टेटस देना होगा। ये कदम यूपी सरकार के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें लोगों और सामान की आवाजाही पर सभी प्रतिबंधों को हटा लेने की बात कही गई है। हरियाणा विधानसभा के 1 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए हैं। महामारी के कारण विधानसभा के सत्र में कटौती की गई है। विधानसभा में अधिकतर विधेयक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मंत्री अनिल विज ने पेश किए। सभी विधेयक सदन में रखे जाने के 1 घंटे बाद ही पारित हो गए। इन विधेयकों में हरियाणा ग्रामीण विकास विधेयक 2020 शामिल है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगी।
रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सहयोगी देशों के साथ मिलकर बराक ओबामा के समय ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को और मजबूत करेगी, साथ ही अस्थिरता फैलाने वाले तेहरान के अन्य कदमों पर रोक लगाएगी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंकों से ज्यादा की तेजी आई है। वहीं निफ्टी 11,600 के पार पहुंच गया है। विदेशी निवेश के कारण सेंसेक्स में उछाल आया है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने 1,581 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी है। यूपी में अमर सिंह के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। जफर इस्लाम भाजपा के प्रवक्ता हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में लाने में इस्लाम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ईरान ने अपने 2 संदिग्ध परमाणु स्थलों पर निगरानी करने की अनुमति दे दी है। यहां पर घोषित परमाणु सामग्री का भंडारण करने और उसका उपयोग करने का संदेश जताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने स्वेच्छा से निरीक्षण की अनुमति दी है। इन निरीक्षणों से ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एस्थमा से पीड़ित सभी मरीजों को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि एस्थमा से पीड़ित मरीजों में संक्रमण का खतरा अन्य लोगों की तुलना में 2 गुने से अधिक होता है। मंत्रालय ने कहा कि एस्थमा से उबर चुके लोगों में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की 1,469 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। नीतीश ने कहा कि बिहार बड़ी आबादी वाला राज्य है। यहाँ की 89% जनसंख्या गांव में निवास करती है। 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य में कभी बाढ़ तो कभी सूखे की स्थिति बनी रहती है। इन योजनाओं का किसानों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जमीन जायदाद बिक्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 3% की कटौती की है। सरकार ने राज्यों में मकान दुकान की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। 3% की कटौती इस वर्ष 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगले साल यानी 2021 में 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच ये छूट 2% रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार में लगातार चौथे दिन कोई भी नया क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न नहीं हुआ है। इसके बाद भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हालात जस के तस बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा हुई। पंजाब और हरियाणा में छिटपुट स्थानों पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।